बताइएगा, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? सही है, संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यह कौन सा नियम है? फिर से बोले, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यह कौन सा? हाँ सही है, न्यूटन नियम। हाँ, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, बल बराबर फार्मूला क्या होता है? हाँ ठीक है, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, स्मॉल जी का मान कितना होता है? सही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को हाँ भार कहते हैं, हाँ भार, वेट कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? सही है, उसे आवेग कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। आवेग बराबर फार्मूला क्या हो गया? हाँ सही है, बल गुने समय अंतराल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? हाँ सही है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए तीसरा नियम के कुछ उदाहरण दीजिए। हाँ वो दूसरा में आएगा, चोट लगेगा ना वो तीसरा हो जाएगा। कम चोट लगने के लिए आवेग कम करते हैं ना उसका, हाँ तो वो दूसरा में जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है ना, तीसरा नियम के अनुसार। ठीक है, रॉकेट आगे बढ़ता है ना, तीसरा नियम के अनुसार। हाँ, नाव खेलने के लिए बांस से जमीन को दबाते हैं तो नाव आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, आवेग के कुछ उदाहरण दीजिए। आवेग, हाँ, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग करते हैं तो आवेग ज्यादा मिलता है उसमें, है ना, द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो आवेग मिलेगा ज्यादा। ठीक है, और है कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ना, है ना, स्लैब, ईंट का जो पट्टी होता है उसको तोड़ देता है हाथ के भार से। और क्या हो सकता है, और बताइए क्या वो? लिखना, ब्लैकबोर्ड पर लिखना आवेग के कारण नहीं, गाड़ियों में हाँ हाँ कुछ समय के बाद तो हटा ही लेते हैं। बल समय, हाँ बल लगाया समय कुछ देर टाइम तो लगा वो नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अब जैसे अब कैच लोगते हैं, है ना, तो कैच लोगते हैं तो क्या कमी करने के लिए कैच लोगते हैं? हाँ, आवेग को कम करने के लिए करते हैं ताकि चोट कम लगे हाथ पर, है ना। ठीक है, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में चोट कम लगती है। हाँ, कम चोट लगती है, गद्दा पर कम रहेगा, सीमेंट पर ज्यादा रहेगा। हाँ, सीमेंट पर अधिक रहेगा, गद्दा पर कम रहेगा। हाँ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है अर्थात संरक्षित रहता है। इस कथन को क्या कहते हैं? हाँ सही है, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है। चलिए उदाहरण दीजिएगा संवेग संरक्षण के उदाहरण। हाँ ठीक है। और जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टकराती है तो गेंदें अचानक रुक जाती है ना। यहाँ निकाय का कुल संवेग टक्कर के पूर्व शून्य और टक्कर के बाद फिर शून्य हो जाती है अर्थात निकाय का कुल संवेग नियत और संरक्षित रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं, इसे क्या कहते हैं? हाँ इसे प्रबल बल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल समयांतराल के गुणनफल को उस बल का क्या कहते हैं? हाँ सही है, उस बल का आवेग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हो और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलित अवस्था में होगा। इस दशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल क्या कहते हैं? सही है, बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं, संतुलित बल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं तथा किन्हीं दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से क्या कहते हैं? हाँ सही है, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, विद्युत चुंबकीय बल यह दो प्रकार का होता है, कौन कौन? हाँ, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल क्या कहलाता है? हाँ चुंबकीय बल कहलाता है, चुंबकीय बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हाँ स्थिर वैद्युत बल। हाँ स्थिर वैद्युत बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बल का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन? सही है, 10 के पावर 5 डाइन। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, M1 एवं M2 प्रबलता वाले दो ध्रुवों जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला चुंबकीय बल ये होता है सर 1/4 ई म्यू। म्यू। हाँ म्यू और उसके बाद फिर M1 M2/r। हाँ सही है, चुंबकीय बल होगा 1/4 पाई म्यू गुने M1 M2 बाई आर स्क्वायर। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, Q1 Q2 आवेशों जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? 1/4 पाई FC0। हाँ फिर Q1 Q2/r। हाँ सही है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। इप्सिलन।
चलिए आगे इसमें पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 7-8 7-8 पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चनों में निकलता है, मुश्किल से 20 पढ़ने के। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उस तत्व क्या कहते हैं? सही है, परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को उस परमाणु की क्या कहते हैं? सही है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है? और हाँ ठीक है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, यही एक आगो नया वर्ड मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कक्षाओं या सेलों एवं उपकक्षाओं सब सेल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का क्या कहा जाता है? हाँ सही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बताने के लिए बोर एवं ब्यूरी ने 1921 में अलग अलग योजनाएं प्रस्तुत की। चूंकि दोनों वैज्ञानिक की प्रस्तावित योजना में काफी समानता थी, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? हाँ, बोर ब्यूरी योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है, इसलिए इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? फिर से सुनिए इसको। जब कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है, इसलिए इन कक्षाओं को कहते हैं ऊर्जा स्तर। हाँ, ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। हाँ, एनर्जी लेवल। ठीक है, और इन ऊर्जा स्तरों को स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले KLMNOPQ अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, और इन ऊर्जा स्तरों को और क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हाँ, सेल। ठीक है, और नाभिक के सबसे निकट वाले सेल n=1 को K कहा जाता है, वही तो शुरू होता है KLMNOPQ। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है? अधिक होती है। हाँ, अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या क्या होती है? बराबर, कम या अधिक? बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी तत्व की संयोजकता होती है? हाँ ठीक है, बोल रहे हैं परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में रहता है ना, उसी के लिए है ना, परमाणु के इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उनके रासायनिक गुण क्या होगा? भिन्न भिन्न ही होगा। सही है, भिन्न भिन्न ही होती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? हाँ सही है, ठीक है, परमाणु में विद्यमान संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व का आवर्त निर्धारित करती है? संयोजी सेल। हाँ संयोजी सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में विद्यमान संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की किस संख्या के बराबर होती है? तो वर्ग। हाँ वर्ग संख्या के बराबर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में कितना से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते? सही है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ठीक है। अधिक नहीं रह सकता है 8 से, हाँ कम तो रहेगा ही, 8 से अधिक नहीं रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होती है? सही है, 2n², ठीक है। और n क्या है? हाँ कक्षा संख्या, हाँ कक्षा संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में कितना से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो? सही है, 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर 32 क्या होगा? लास्ट क्या बोल रहे हैं? हम बोले हैं, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में, बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे उनकी कक्षा कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। बाहर से पहले वाला में 18 रह सकता है, हाँ। तो 32 कहाँ रहेगा? लास्ट में, लास्ट इससे पहले क्या पूछे थे? लास्ट में कितना रह सकता है? तो 8 को रह सकता है। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। हाँ बाहरी कक्षा में, सबसे जो आउटर मोस्ट रहता है उसमें 8 से अधिक नहीं रह सकता है। आखिरी उससे कम वाला में 18 से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो 32 कहाँ रहेगा? उससे पीछे 18 सब यही ना। हाँ हाँ जो है कोई पढ़ा नहीं सकते। हाँ मेन बात यही है। क्या बताइए भाई? अच्छा ठीक है, क्लियर होगा। किसी पर, ठीक है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, शांत रहिए, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक और उससे पहले वाली कक्षा में कितना से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक उपस्थित नहीं रह सकते जब तक कि अंतिम से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या नियम के अनुसार पूर्ण न हो जाए। कितना से अधिक? तो 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये सब जो है ना पूछेगा नहीं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देगा, हाँ विन्यास पूछ देगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ देगा, ये सब पूछेगा, संयोजकता पूछ देगा। हाँ वो तो है, ये है। मान लेगा तो 18 सही होगा, मान लेगा तो 32 सही होगा। चलिए ठीक है। हाँ तो फिर अच्छा से पढ़ो इसको, सब्जेक्ट सब क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी देता है, वह संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी देता है, यह क्वांटम संख्या है। हाँ क्वांटम संख्या, ठीक है। फिर से बोले, वह संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी देता है, क्वांटम संख्या, ठीक है। क्वांटम संख्या कितना प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन? ठीक है,
और मुख्य क्वांटम संख्या, हाँ द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबक क्वांटम संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। कौन सा सिद्धांत यह बतलाता है कि एक ही परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सदृश नहीं हो सकती है? फिर से बोलते हैं, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक ही परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या सदृश नहीं हो सकती है? तो यह है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को कौन सा क्वांटम संख्या प्रकट करता है? नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को कौन सा क्वांटम संख्या प्रकट करता है? तो वह है द्विगांशी क्वांटम संख्या। हाँ, द्विगांशी क्वांटम संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन के कक्षा तल के अभिविन्यास की जानकारी कौन सा क्वांटम संख्या देता है? तो यह है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एम, स्मॉल एम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को कौन सी क्वांटम संख्या बताता है? चक्रण क्वांटम संख्या। हाँ, चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एस, हाँ स्पिन है ना, स्पिन क्वांटम संख्या, उसमें अंग्रेजी भी दिया था। अगला क्वेश्चन बताइए, नाभिक से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को किस क्वांटम संख्या द्वारा सूचित किया जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, हाँ मुख्य क्वांटम संख्या। अगला क्वेश्चन है, सब सेलों में इलेक्ट्रॉन की क्रमिक प्रवेश कौन सा सिद्धांत कहलाता है? सही है, ऑफ-बाउ सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, नाभिक के चतुर्विद त्रिविम का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन में के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है क्या कहलाता है? नाभिक के चतुर्दिक त्रिविम का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है कहलाता है ऑर्बिटल। हाँ, ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक, फिर से सुनिए इसको, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान है ना किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। हाँ, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसके बाद इसमें किसी में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब उस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं? यह कौन सा नियम है? ठीक है, हुंड का नियम है। ठीक है, हुंड के नियम को और क्या कहते हैं? उच्चता गुणन का नियम। हाँ, उच्चता गुणन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा तत्व कौन है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं? सही है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन है? पोलोनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? सही है, ट्राइटियम। क्वेश्चन, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं एक ही किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समभारित। ठीक है, आइसोबार्स कहलाता है।
मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतीक क्या है? एन। हाँ। अद्विगांशी क्वांटम संख्या एल, और चुंबकीय क्वांटम संख्या एम, और चक्रण क्वांटम संख्या एस। ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन का चक्रण का ज्ञान होता है उससे, और चुंबकीय क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन का कक्षक का ज्ञान होता है, और द्विगांशी क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन का उपकोष का ज्ञान होता है, और मुख्य क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनकी परमाणु संख्या कितना है? एक है, और उनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितनी है? हाँ, तो वो क्रमशः हो गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है। समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में किसकी संख्या समान होती है? समस्थानिकों में? हाँ, सही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है। चलिए आगे इसमें पढ़ेगा रसायन विज्ञान में पेज नंबर 105-6। बायोलॉजी। कौन सा लवक जो है वह रंगीन होता है? हाँ, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हाँ, हरित लवक। हाँ, हरित लवक को कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की रसधानियां चारों ओर एक अर्धपरागम्य झिल्ली से घिरी रहती है, उसे, सही है, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, यानी सेंट्रोसोम की खोज कब और किसने की? सही है, बोबेरी 1888 ईस्वी में। ठीक है। तारककाय किस कोशिका में पाया जाता है? सही है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल और केवल। अगला क्वेश्चन है, तारककाय जंतु कोशिका के केंद्र के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है, इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सही है, उन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है। बताइएगा, वे छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं कौन होती जो कोशिका द्रव में पाई जाती हैं? कोशिका द्रव में पाई जाती है, और वह जो है कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेती है। यह है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगला क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक की खोज कब और किसने की थी? यह रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। ठीक है, 1831। अगला क्वेश्चन, केंद्रक द्रव में महीन धातु जैसी रचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सही है, क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। अगला है, केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतरल रहता है, उसे क्या कहते हैं? सही है, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली है,
उसे क्या कहते हैं? हाँ, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। पहले तो बोले उसको वो भी तो केंद्र के था। कौन? ब्राउन वाला। हाँ हाँ, तो वो तो खोज किया था ना रॉबर्ट ब्राउन। वही केंद्र। हाँ हाँ, वही केंद्रक, वही केंद्रक बोल रहा हूँ। केंद्र के अंदर भी केंद्रक तो वो हो गया क्या, न्यूक्लियस अंदर में, उसके अंदर होता है केंद्रिका। उसमें उसका कुछ। खोज फोंटाना किया। अच्छा, फोंटाना। नहीं बोल रहा हाँ, हो सकता है। इससे पहले पे पढ़े हम सर। हाँ हाँ, यहाँ डायग्राम है सर, देखो। हाँ हाँ, वो बोल रहा है वो केंद्रिका। केंद्र केंद्र के अंदर जो रहता है ना, केंद्र का द्रव्य रहता है ना, फिर रहता है क्रोमैटिन रहता है, केंद्रिका रहता है ना, केंद्रिका वो गोल रचना होती है, केंद्र के अंदर ही रहता है सब। और केंद्र छिद्र भी रहता है, क्रोमैटिन भी रहता है, केंद्र के न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, और केंद्र का भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के, हाँ हाँ, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, अतः डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। अनुवांशिक इकाई जीन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है, उसे कहते हैं केंद्रिका। हाँ, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। अंग्रेजी में ये न्यूक्लियोलस, और वो है न्यूक्लियस। हाँ, वो है न्यूक्लियस, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर जो होती है गोलाकार अंडाकार, है ना, वो न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका। ठीक है, ये रहता है कोशिका द्रव्य। वो रहता है कौन द्रव्य? केंद्रक द्रव्य। अच्छा, ये रहता है केंद्रक द्रव्य। हाँ। वो रहता है कोशिका कोशिका में रहता है। केंद्र का कोशिका के बीच में कोशिका द्रव्य, अब केंद्र का केंद्रिका के बीच केंद्रक द्रव्य। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पेलिकल। हाँ, गुणसूत्र का बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। ठीक है, अब पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? सही है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में दो समांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रोमैटिड या अर्ध गुणसूत्र। हाँ, क्रोमैटिड या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रोमैटिड में दो या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रोमोनिमाटा। हाँ, क्रोमोनिमाटा कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रोमैटिड के क्रोमोनिमाटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं, है ना। क्रोमैटिड डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड एक स्थान पर किसके द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? सेंट्रोमियर। हाँ, सेंट्रोमियर द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण रचना कौन है जो गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय तुर्क सूत्र यानी कि स्पाइंडल फाइबर्स से गुणसूत्र को संलग्न करता है? वही है सेंट्रोमियर। हाँ, सेंट्रोमियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की संलग्न
सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? फिर से सुनिए। अलग अलग हो जाता है। हाँ, सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? प्रत्येक भाग कहलाता है बाहु, आर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? उसमें था वो लुसेंट में गुणसूत्र का नामकरण किसने किया, यही सब था। इसमें थोड़ा सा उसका पार्ट भी दिया है ना, हो सकता है। बताइएगा, गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? कहलाता है टेलोमियर। हाँ, टेलोमियर कहलाता है। ठीक है, हाँ, शीर्ष भाग। अगला क्वेश्चन बताइए, दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन होता है, उसे क्या कहते हैं? कौन सा संकुचन कहते हैं? दोनों जो बाहु हुआ, दोनों अलग अलग जो बाहु कहते हैं ना, उसको उसे कहते हैं प्राथमिक संकुचन। हाँ, प्राथमिक संकुचन। ठीक है। अब कभी कभी गुणसूत्रों की बाहुओं में प्राथमिक संकुचन के अलावा एक अन्य संकुचन भी देखने को मिलता है, उसे कहते हैं द्वितीय संकुचन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन 1855 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? हाँ, विर्चोव द्वारा। ठीक है। और नवीन कोशिकाओं का जन्म से पहले विद्यमान कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है। सिद्धांत हो गया। हाँ, कोशिका सिद्धांत हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में कौन सा विभाजन होता है? हाँ, वही सब बताना है, समसूत्री, असूत्री, असूत्री। हाँ, असूत्री होगा, क्योंकि ये अल्प विकसित है ना, अल्प विकसित है। हाँ, ये जीव है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। ठीक है, तो इसमें असूत्री होता है, एमिटोसिस होता है। ठीक है, असूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? हाँ, वाल्थेर फ्लेमिंग। उन्होंने ही कोशिका विभाजन का नाम माइटोसिस दिया था। ठीक है। माइटोसिस का अर्थ क्या होता है? माइटोसिस का अर्थ है धागे की तरह निर्माण, है ना, थ्रेड लाइक फॉर्मेशन। वास्तव में माइटोसिस का अर्थ केंद्रक का विभाजन है, परंतु व्यवहारिक रूप में यह शब्द केंद्र का विभाजन है, परंतु व्यवहारिक रूप में यह शब्द केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के विभाजन में इस्तेमाल होता है, माइटोसिस। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती है, उसे क्रोमोमियर कहते हैं, क्रोमोमियर। ठीक है। और प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है, उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। हाँ, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, पर्णहरित किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? सही है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा,
लाइसोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु में जंतु में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस कोशिका में रसधानी होती है? राजधानी पादप हाँ, पादप कोशिका में रसधानी होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, बताएगा सेंट्रियोल्स यानी तारक केंद्र किस कोशिका में नहीं होता है? पादप सही है, पादप कोशिका में नहीं होता है, जंतु कोशिका में होता है। ठीक है, बताइएगा आलू का गुणसूत्र कितना है? आलू का 48। ठीक है, टमाटर का 24। ठीक है, मक्का 20। ठीक है, और ड्रोसोफिला 8। ड्रोसोफिला जो में होता है उसमें 8 गुणसूत्र होता है, और मानव में 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, 23 जोड़ा। आगे इसमें पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 192 93 192 93।